हाय। कल हमने वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया था कि आईआरडीआई की नोटिफिकेशन आई है, राइट? कल क्योंकि टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा, बस बताना था आपको कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, सिलेबस आपको दिखाना था। तो इन्फॉर्मेशन जो हमने कल आपको दी है वो बहुत कम थी। आई होप कि अब तक आपने पीडीएफ को बहुत अच्छे से रीड किया होगा, राइट? तो आज के सेशन में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट में है, तो उसको भी एक एक करके देखेंगे अच्छे से, राइट? तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, तो आप रहना एंड तक। इसमें हम देखेंगे कि आपको क्योंकि सिलेबस अगर आप देखो आरबीआई से इसको अगर कंपेयर करो, मैनेजमेंट में बहुत कुछ आपको सिमिलर दिखेगा। लेकिन जो ईएसआई का पोर्शन है, ईएसआई में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कोई भी मटेरियल ऐसा ना मिले जिसमें कि एक ही जगह सारा कुछ हो, राइट? तो इसमें आपका भी एफर्ट बहुत लगेगा। और प्रैक्टिस मॉक क्योंकि आईआरडीए का कोर्स ऑफर नहीं कर रहा है, सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी थोड़ा बता दूंगा कि आप खुद से अगर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, सो दैट आपकी आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो, राइट? सिलेबस थोड़ा सा अलग है, राइट? तो अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट होगी इसमें। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक पेज को हम देखेंगे स्कैन करके कि उसमें क्या क्या हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, ठीक है? फिर फेज़ 3 जो कि इंटरव्यू है। तो ये फॉर्मेट सेम है आई थिंक रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 45, ठीक है? आप अपने अपने कैटेगरीज में देख लेना कि कितनी सीटें हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं। ओके, इन्होंने बस यहाँ पे बताया थोड़ा सा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। ओके, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस का क्या होता है कि लास्ट फिजिकल ईयर के डेटा पे इस साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, राइट? तो आपको फिनेंशियल ईयर 22-23 का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है पहले, उसके बाद उसके बेसिस पे फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जिन्होंने अभी नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लो क्योंकि टाइम रहेगा नहीं ज़्यादा फिर। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज लिमिट आप यहाँ पे देख लेना है ऐसे अच्छे से। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट काफ़ी लोग हैं जो आरबीआई का एग्ज़ाम दे सकते थे अगर नोटिफिकेशन फरवरी में आती, ठीक है? लेकिन उनकी एज अब ज़्यादा हो गई है, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से। तो ये आप अच्छे से चेक करना है इसको। ओके, यहाँ पे आपको ब्रेकअप मिलेगा नंबर्स का, जो कि जितनी भी सीटें हैं आप देखोगे कि अलग अलग स्ट्रीम में एक्चुरियल हो गया, फिनांस है, लॉ है, आईटी है, फिर आपको रिसर्च मिलेगा और लास्ट में जर्नलिस्ट। तो सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे हैं 20। और ये आरबीआई जैसा ही है कि आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं देखने को, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस में अगेन उन्होंने बताया है कि पहले फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ पे आप देखना कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और क्वांट सबके 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? और टोटल जो टाइम रहेगा वो रहेगा 90। तो अब 90 मिनट्स में अगर 160 क्वेश्चंस है तो आप यहाँ से थोड़ा सा खुद से एज्यूम कर सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं रहेगा जितना जैसे आरबीआई ग्रेड बी में आता है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है, राइट? तो यहाँ पे उतना टफ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम आई थिंक 90 मिनट्स में 160 क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन के लेवल को ये इजी ही रखेंगे या फिर मॉडरेट रखेंगे, ठीक है? तो आपको इसका ध्यान देना है यहाँ। देन ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद हम सिलेबस पे आ सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर दिखा तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। हाँ, एक एक और डाउट था, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप पे भी पूछा था कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा इसका फेज़ 2 का, तो वो किस मोड में है? मतलब जैसे आरबीआई या फिर सेबी में जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें आपको टाइप करना पड़ता है, राइट? लेकिन यहाँ पे पेन पेपर मोड में होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऐसा कि क्वेश्चंस विल अपीयर ऑन ऑन स्क्रीन एंड आंसर्स हैव टू बी रिटन ऑन आंसर शीट्स। इसका मतलब यही है कि आपको पेन पेपर मोड में ही ये अटेम्प्ट करना है। ओके, ठीक है। अब एक सिलेबस पे आने से पहले एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत लोगों को रिलेवेंट लगेगा कि बेसिक पे इसका है 44500, ठीक है? बेसिक पे का मतलब ये हो गया कि जैसे
आरबीआई का ज़्यादा होता है, लेकिन सेबी नाबार्ड की बात करो तो बेसिक पे उतना ही है जितना आईआरडीएआई के असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है। तो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए वो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रेगुलेटरी बॉडीज या फिर एआईएफआईए में, तो आपको बेसिक पे ऑलमोस्ट वही मिलेगी, सेम मिलेगी। आरबीआई का क्योंकि ग्रेड बी है वो, तो इसलिए उसका बेसिक पे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो इसका कंबाइंड आएगा वो आएगा 1.3 लाख पर मंथ, ये इसका कंबाइंड फिगर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सीधे सिलेबस पे और उसको देखते हैं अच्छे से कि क्या क्या है वहाँ पे। ओके, एज नंबर, राइट, ये रहा सिलेबस हमारा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी मिलेगा। नेशनल इनकम और ये सब चीज़ें होती हैं, वो इसी का पार्ट है। उसके बाद है बिजनेस साइकिल। अब ये आरबीआई में नहीं है बट ये सेबी में है। ठीक है, तो आपको कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। फिर है इंश्योरेंस, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी। तो आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस का टच यहाँ पे मिलेगा कि जैसे एजिंग पॉपुलेशन होती है तो उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा उससे। ठीक है, यूटिलिटी थ्योरी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इंश्योरेंस से लिंक कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना रहेगा, नेट पे थोड़ा सर्च करो, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए इस पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाओ यहाँ पे। इन्होंने मेंशन कर दिया कि इंश्योरेंस और इंश्योरेंस मार्केट, इनके जो भी इशूज़ हैं, जो कॉन्सेप्चुअल इनके टर्म्स हैं, वो सब आपको अच्छे से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। अगेन सारा का सारा मटेरियल हो सकता है एक जगह ना मिले। ठीक है, तो आपको आपकी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आप न्यूज़ में रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो जैसे, तो उसमें जो भी टर्म्स आपको मिले जो कि इंश्योरेंस से लिंक्ड है, जैसे जहाँ तक मुझे याद है फरवरी या मार्च के मंथ में अ, एक न्यूज़ आई थी इंश्योरेंस सेक्टर की। वो ये थी कि करूर वैसा बैंक, ठीक है, कुछ ऐसा ही, आई थिंक यही स्पेलिंग है इसकी, वो आप देख लेना। तो इनकी एक पार्टनरशिप हुई है एसबीआई लाइफ के साथ। एसबीआई लाइफ क्या है? ये स्टेट बैंक ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो इनकी डील हुई है, इनकी पार्टनरशिप हुई है करूर वैश्य बैंक से, बैंक का एश्योरेंस के लिए। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या होता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं सीधे लिख देता हूँ। आप इसको आप खुद से सर्च करके पढ़ो कि ये क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो जब भी न्यूज़ में, आर्टिकल्स में कुछ इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी मिल रहा है, तो आपको डिटेल में वो पढ़ना है, समझना है कि क्या होता है ये। इस पे हो सकता है कि फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, कि बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि सीधे आपसे ये पूछ ले कि एसबीआई लाइफ की किस बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई है, किसके लिए? बैंक इंश्योरेंस के लिए। तो जीए में भी आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, और डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, राइट। तो ऐसे ऐसे जब भी आपको टर्म्स कहीं मिलेंगे, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट है। तो ये बस एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है कि आपको लिंक करना है खुद से ही कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिलेवेंट रहेगा न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो तो फिनेंशियल मार्केट्स है। अब ये आपको आरबीआई से भी सब में मिलेगा। ठीक है, आरबीआई से भी सब में मिलेगा, लेकिन फिनेंशियल मार्केट्स का ही पार्ट है, मतलब इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, या फिर कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, तो ये सारे फिनेंशियल मार्केट्स के पार्ट होते हैं, राइट। आपको सब समझना है, बेसिक चीज़ें समझनी है कैपिटल मार्केट की, मनी मार्केट की, लेकिन इंश्योरेंस मार्केट जो है ना, इंश्योरेंस सेक्टर, उस पर आपको डिटेल में रीड करना है। जहाँ से भी कंटेंट आपके पास हो पाए अवेलेबल, आपको वो डिटेल में देखना है। ठीक है, उसके बाद financial institutions and financial services integration and risks arising from interconnectedness, systemic risk and concentration risk। तो ये सब आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने अपने प्रिपरेशन में। वो ये कि आप देखो ध्यान से, लिखा है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड फिनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेशन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप IRDAI, ठीक है, इनके साइट पे जो फैक्ट्स होते हैं उसको देखना, और जितने भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, ना सिर्फ IRDAI बल्कि ESIC हो गया, तो ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि कुछ ना कुछ लेना देना है इंश्योरेंस सेक्टर से, उसके वेबसाइट को आपको बहुत अच्छे से स्कैन करना है। वहाँ पे बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पे नोटिफिकेशंस में कई बार ऐसा होता है कि जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसके बारे में
सर्कुलर्स आते रहते हैं, राइट। तो वो आपको सर्कुलर से रीड करके देखना है कि वहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं। अगर आपको वो टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको सर्च करके फिर उसको नोट्स में इंक्लूड करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंश्योरेंस सेक्टर की कि यहाँ पे चल क्या रहा है, राइट। तो IRDAI है, ESIC है, इसके अलावा और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो सबके वेबसाइट पे जाके आप 2 काम करना, एक तो पहले फैक्स सेक्शन जो उनका होता है, फैक्स को अच्छे से स्कैन करो, उसके बाद सर्कुलर्स को देखना। ये 2 मतलब जो आपका पार्ट है प्रिपरेशन का, उससे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी जो किसी एक सिंपल, या मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि किसी एक पार्टिकुलर सोर्स से इतना कुछ सीखने को शायद ना मिले जितना कि इस चीज़ से आपको मिलेगा सीखने को। और ये न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, राइट। तो ये आपको डिटेल में देखना है। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की वीडियो को, लेकिन सिलेबस को समझाना है कि कैसे पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट। अब ये सब जितनी चीज़ें हैं स्टैटिक हो गई, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि हर सब सेक्शन में लास्ट में इंश्योरेंस ऐड किया ही किया है, ठीक है। तो री इंश्योरेंस क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा सर्च करके देखना पड़ेगा इंटरनेट पे ये सब, लेकिन बहुत काम की चीज़ें मिल जाएंगी। सॉरी, ओके। फिर लास्ट में यहाँ पे है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ से पहले तक जो पूरा आ रहा था ना वो था इकोनॉमिक इशू। सोशल इशू के नाम पे बस ये लास्ट सेक्शन इन्होंने ऐड किया है, उसमें है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंश्योरेंस इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंश्योरेंस देयर टू, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस रिलेटेड जहाँ जैसे ही वर्ड आ गया ना कि रूरल है, ठीक है, आपको बहुत सारे स्कीम्स, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये है यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको स्कीम्स मिलेंगे जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ ऐसे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी स्कीम्स हैं ना उसकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी कि उसमें जैसे प्रीमियम का अमाउंट क्या होता है, किस एज ग्रुप के लोग उसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स को अवेल करने का प्रोसेस। तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ओके। फिर है इंडियन माइक्रो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस। अब ये बात कर रहे हैं कि इंडियन माइक्रो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में पढ़ने को आपको बोला जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझो कि माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा कवर। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी लॉज हो गए, ठीक है। फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, तो इसमें भी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि आपको रीड करना है। तो मतलब कि जो सोशल सोशल इशू वाला पार्ट है वो हेवली गवर्नमेंट स्कीम्स ओरिएंटेड है, ठीक है। स्कीम्स के थ्रू ही आप देखो कि सरकार क्या क्या करना चाह रही है, वहाँ से फिर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। तो अगेन आप उसको नोट करके फिर उस पर नोट्स बनाना अच्छे से। पेपर 3 में अगेन इंश्योरेंस आ गया, तो इंश्योरेंस में अब फिर आपको सब कुछ रीड करना है। मतलब जैसे हम RBI के कोर्स में या फिर सेबी के कोर्स में बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री को देखते थे कि कब से स्टार्ट हुआ है सब कुछ, ठीक है, इंडिया का सबसे पहला बैंक क्या था, या फिर RBI कैसे कैसे रेगुलेट करती है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का देखना पड़ेगा अच्छे से, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कब से स्टार्ट हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये सारा रीड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्टैटिक पार्ट हो गया इसका। फिर जो पार्ट 2 है फेज 3 का, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप देखना कि बहुत कुछ RBI से मैच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें RBI से मैच कर रही है। HRD सेबी में अलग से दिया हुआ है, ठीक है। फिर RBI में जैसे एथिक्स भी होता है, लेकिन इसमें एथिक्स नहीं है, इसमें बस कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, रोल ऑफ IT ये सब में कॉमन है, ठीक है, लेकिन एथिक्स यहाँ पे नहीं है। तो मैनेजमेंट का सिलेबस थोड़ा सा कम है RBI से। तो अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं 3-4 महीने से 5 महीने से, तो आई थिंक आपका अब तक बहुत कुछ हो गया होगा, तो इसमें आपको अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ओके। अब ये सब देखने के बाद आपको 2-3 चीज़ें अलग से करनी है। एक तो मैंने बोल दिया था पहले ही कि न्यूज़पेपर में या फिर जो भी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आप रेफर करते हैं उसमें ध्यान देना कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया GA के लिए। अब वो न्यूज़ रीड करते समय ना देखना कि उसमें कौन कौन से
कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें मेंशन हुए हैं। अगर वो आपको अच्छे से नहीं आता है समझ में, तो आप उस पर डिटेल एकदम कोई नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव में याद रखना कि ब्रॉड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, ये नहीं कि मतलब एसबीआई लाइफ के बारे में कोई कोई क्वेश्चन आने वाला है, वैसा नहीं आता, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूज़ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, एक तो पहले वो जीए में आपके आपके काम आएगा, दूसरा ये कि वहीं से क्वेश्चंस हो सकता है कि इंश्योरेंस वाले पार्ट में एटलीस्ट वहीं से आपको क्वेश्चन बना के दे दे, ठीक है। और फेज़ 1 हो या फिर फेज़ 2 हो, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कि आप ये सोचो कि मैं अभी 2 महीने लगातार पहले प्रीलिम्स की करूँगा, एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना होगा और अभी से ही करना होगा। तो ये सब करने के बाद अगर हो सके तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना लिखने की डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये होगा पेन पेपर मोड पे। तो जिनको मान लो टाइपिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छे से, लेकिन पेपर पे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। लिखने में स्पीड थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ पे आप देखना अच्छे से कि कैसे इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद जैसे हमारा मॉक लॉन्च हो चुका है, राइट, तो अभी उसमें आई थिंक एक ही मॉक गया है, फ्री मॉक है वो। तो अगर आपने परचेज नहीं भी किया है तो भी आप उसको अटेम्प्ट करो, और वहाँ पे देखना कि सिलेबस पूरा रेफर करने के बाद भी हो सकता है ऐसा कि कुछ टॉपिक्स आपसे छूट जाए, राइट। तो मॉक्स का सबसे सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि अगर आपसे कुछ छूट गया है जो कि आपने आपने पहले रीड ना किया हो, तो मॉक देने के बाद आपको वो फिर रियलाइज़ होगा कि ये टॉपिक मुझे करना चाहिए था, यहाँ से क्वेश्चन आया है, जैसे एग्जाम में हो सकता है उससे उससे क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो ऐसे जितने भी लूपहोल्स होते हैं ना, वो सारा प्लग इन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मॉक्स को अटेम्प्ट करना, रेगुलरली करना उसे, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप थोड़ा सा सिलेबस देख लो, पढ़ लो। मैनेजमेंट का पार्ट आई थिंक बहुतों का रेडी हो चुका होगा अभी तक, उसी तरह फिनांस का भी पार्ट बहुतों का रेडी हो चुका होगा। अगर आपका कवर नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको कोशिश करो जल्दी से ख़त्म करने की, क्योंकि ये आरबीआई से भी दोनों में काम आने वाला है, अगर अगर किसी को ये दोनों एग्जाम्स देने हैं तो, ठीक है। तो आप इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो भी टॉपिक रीड करना आप, ठीक है, फिनांस में कोई भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, उसमें कोशिश करना कि नेट पे थोड़ा सा कीवर्ड्स सर्च करो, ठीक है। जैसे मान लो कि फिनेंशियल मार्केट्स हो गया, इसके बारे में आप कुछ रीड कर रहे हैं, तो उसमें उसको थोड़ा इंश्योरेंस से लिंक करते हुए अपने नोट्स में उसे इंक्लूड करो, ताकि अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख पाओ, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉक्स आते रहेंगे, वैसे वैसे आपको टॉपिक्स का भी आइडिया लगता रहेगा कि क्या क्या टॉपिक्स थे जो मुझे कवर करने थे, ठीक है। तो इस इन सब पे बात करेंगे बाद में। एक बार हमने सिलेबस को समझ लिया है, ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट करना, ठीक है। तो इतनी ही बात मुझे बतानी थी आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।